हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है द हिंदू के नए सेशन के साथ। आज फिर हम हाजिर हैं। 2 मई हैं आप और जो आज की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आज बहुत सारी न्यूज़ है, छोटी बड़ी, वनडे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ 1-2 एडिटोरियल भी अच्छे इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, तो सबको हम अच्छे से होलिस्टिकली अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। आज की सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं, क्या न्यूज़ आई है, उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो हेल्थ से रिलेटेड भी है, साथ के साथ में कुछ 2G स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। अभी जो हमने कल डिस्कस किया था कि नेवी के नए चीफ बने हैं, अभी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि नेवी के नए वाइस चीफ बने हैं। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज होने वाली है। वनडे एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट आज कुछ न्यूज़ है। तो सबसे पहली हाईलाइट क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली फॉर एलोकेटिंग स्पेक्ट्रम विदाउट ऑक्शन। तो अभी एक न्यूज़ आई है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जब आया हुआ था उस टाइम पे एक कोई प्ली डली हुई थी। उसके बाद में जो है समय समय पर कोर्ट ने वर्डिक्ट ली, अपनी जो बैठकें की, उसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले सुनाए समय समय पर। और अभी रिसेंट में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती थी कि जो प्राइवेट क्षेत्र हैं उनको स्पेक्ट्रम बिना ऑक्शन के यानी कि बिना नीलामी के ही दे दिया जाए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी वर्डिक्ट दी है और उनको रोका है गवर्नमेंट को ऐसा करने से, और बोला है कि सभी के लिए एक इक्वल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना नीलामी के, बिना किसी को अवसर दिए ही आप अपने चुनिंदा लोगों को स्पेक्ट्रम क्या कर दे, बांट दे। तो ये क्या न्यूज़ है उसको देखेंगे हम। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, साउथ कोरिया डिस्कसिंग पार्टिसिपेशन इन AU-KUS टेक पैक्ट। तो अभी जो है हमने देखा हुआ है कि AU-KUS में जो 4 कंट्रीज़ हैं उसमें हमने रिसेंट टाइम में भी देखा कि नए कुछ कंट्रीज़ को ऐड करने के लिए बात की जा रही है। तो फिलहाल साउथ कोरिया जो है अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और साउथ कोरिया चाहता है कि वो भी AU-KUS में शामिल हो जाए। तो इसके लेकर के कुछ बैठकें होने वाली है, तो हम देखेंगे। साथ के साथ ये भी देखेंगे कि किस सेक्शन में AU-KUS के साउथ कोरिया जो है वो शामिल होने वाला है। तो यहाँ पर AU-KUS में 2 पिलर्स होते हैं, पिलर 1 और पिलर 2। मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको डिस्कस किया हुआ है, आज फिर मैं उसको रिपीट कर दूंगी कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगली न्यूज़ क्या है हमारी, ऑस्ट्रेलिया हैज़ लॉ टू डील विद फॉरेन इंटरफेरेंसेस। तो अभी एक न्यूज़ आई है जिसमें ऑस्ट्रेलियन जो एक मंत्री हैं उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ में बात करी है और उन्होंने बोला है कि ऐसा दिखता है या दिखाई दे रहा है कि इंडिया से जासूस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी है, उसको एक ब्रीच मिल रहा है, एक तरीके का खतरा मिल रहा है इंडिया की तरफ से। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, हम सभी को मालूम है। हमारे साथ वो मलाबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करता है, साथ के साथ में और भी बहुत सारे क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। और इस तरीके का कोई कंसर्न निकल के आता है तो एक तरीके से चिंता की बात हो जाती है कि कहीं इन 2 देशों के बीच में संबंध खराब ना हो जाए। तो इसके रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल है, उसको देखेंगे हम। अगली न्यूज़ क्या है हमारी, US नॉवेलिस्ट पॉल ऑस्टर नोन फॉर द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी डाइज एट 77। तो ये वनडे एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि US में एक जो राइटर हैं जो नॉवेल वगैरह लिखते हैं उनका अभी डेथ हो गया है। इनका नाम क्या है, पॉल ऑस्टर, और इनको किस नाम से जाना जाता है, द न्यूयॉर्क ट्रायलॉजी के नाम से इनको जाना जाता था। अभी उनकी देहांत हो गई है, जो डेथ हो गई है, इसके बारे में है, वनडे एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, चाइनाज 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान कंडक्ट्स फर्स्ट सी ट्रायल। तो अभी चाइना ने अपना तीसरा जो है वो शिप उतारा है या एयरक्राफ्ट कैरियर उतारा है जिसका नाम क्या है, फ्यूजियान। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। चाइना कोई भी डेवलपमेंट करता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो है अभी तक का तीसरा है, मतलब बहुत बड़े नंबर पे एयरक्राफ्ट कैरियर अभी चाइना ने बनाए नहीं है, तीसरा ही ऐसा वो कैरियर है जो अभी उतार रहा है वो। तो हो सकता है कि 1-2 जो पहले 2 हैं और इसके बारे में आपसे प्रश्न बन जाए, इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, इंडिया वन ऑफ की ज्योग्राफीज अफेक्टेड बाय फिशिंग अटैक। तो अभी ये फिशिंग अटैक किसके बारे में बात की जा रही है, मछली पालन से संबंधित नहीं है। ये फिशिंग अटैक जो है कि जो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऐसी साइट्स आती है या कोई लिंक आता है जिस पे लिखा होता है कि इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑफर्स मिलेंगे, आपको आईफोन मिलेगा, आपको बहुत सारे इनाम मिल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लालच में उस लिंक पे क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं उसके बाद क्या होता है, हमारा सारा मोबाइल का डाटा होता है वो चला जाता है वो दूसरी कंपनी के पास में या उन अटैकर्स के पास में, या फिर हमारे जो अकाउंट से पैसे खाली हो जाते हैं। तो उस फिशिंग अटैक के बारे में बात की गई है और एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में ये केसेस राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो क्या पूरी न्यूज़ है उसको हम देखेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है,
प्राइवेट रिफाइनर्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया से। तो अभी क्या हुआ है, टू बी एट 12 मंथ हाई इन अप्रैल। तो अभी बात की जा रही है कि जो प्राइवेट रिफाइनर्स हैं हमारे यहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं, रशिया से ज़्यादा क्रूड ऑयल क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। और पिछले 12 मंथ में देखा जाए तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुँच गया है। तो इसलिए ये एक रिपोर्ट आई हुई है जिसमें ये सारी बातें की गई है। तो प्राइवेट रिफाइनर्स में कुछ नाम भी दिए गए हैं। और ये मुद्दा क्यों न्यूज़ बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है क्योंकि यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे जब ये रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। तो जब यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे, रोका गया था यूएसए को, रशिया को, कि वो कोई भी परचेस ना करे, रशिया के साथ में कोई भी अदर कंट्रीज़ परचेस ना करे क्रूड ऑयल का। लेकिन अभी क्या हुआ है, इंडिया ने उस टाइम पे भी इस चीज़ को नहीं माना था और बहुत सारा क्रूड ऑयल ख़रीदा था। अगर वो अलग बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर किया जाए तो वो कम था, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज़ की तुलना में रशिया के साथ में जो व्यापार है वो इंडिया ने बहुत ज़्यादा किया था, यूएसए के सैंक्शंस को ध्यान में ना रखते हुए। तो उसी से रिलेटेड ये आई हुई है न्यूज़। और अभी यहाँ पर पुष्टि की गई है कि वाकई में रशिया से इंडिया ने जो क्या किया है, बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल ख़रीदा है। तो देख लेंगे क्या न्यूज़ है। उसके बाद हमारी अगली न्यूज़ है, बजट एंड बिल पास्ड विथ लिटिल डेलिब्रेशन। ये जो है एक एडिटोरियल आया हुआ है। एडिटोरियल किस बारे में बात करता है कि अभी हमने देखा है कि जब मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, बहुत सारे ऐसी बिल्स हैं, ऐसे बजट हैं जिनके पर चर्चा बहुत ज़्यादा, जो कि रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से चर्चा नहीं की गई है। और क्या किया गया है, बिना चर्चा किए हुए ही बिल और बजट को पास कर दिया गया है। ये सेंटर लेवल पे भी बात करता है ये एडिटोरियल, साथ के साथ स्टेट के लेवल पे भी बात करता है कि स्टेट्स भी कई सारे ऐसे हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं कि बजट पर जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी चर्चा नहीं करते हैं और फिर क्या होता है, बिल को ऐसे ही पास कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए एक तरीके का ये खतरा है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके लिए भी एक तरीके का ये ब्रीच है। उस पर ये एडिटोरियल है, तो देखेंगे क्या मुद्दा है। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, एनालाइजिंग लेबर ऑन अ वार्मिंग प्लानेट। तो अभी यह बात की गई है, जो हम हीट वेव और ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं अलग अलग डायमेंशन में, यहाँ पर बात की गई है लेबर के पर्सपेक्टिव से। तो ये एक एडिटोरियल है, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। इसमें बात की गई है कि किस तरीके से हीट वेव और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो लेबर्स को, जो कि मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको किस तरीके से मैसिव लेवल पे अफेक्ट करता है और उनके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, इसके बारे में बात की जाती है। तो ये एडिटोरियल अच्छा है, इसको हम देखेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, एन एनिमल प्रोटेक्शन बिल दैट मस्ट बी मूव्ड इन जून। तो यहाँ पर बात की गई है कि अभी तक हम एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जब भी देखते हैं, अभी लास्ट मंथ ऐसा हुआ था कि जो हमारे यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने डॉग्स की बहुत सारी प्रजातियाँ जो ब्रीड्स होती हैं उनको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है एनिमल के कंजर्वेशन की, उनके संरक्षण की। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा देखा जा रहा है, एक केस आया हुआ था जहाँ पर एक किसी व्यक्ति ने मुंबई में अपने पेट को मार दिया था या किसी डॉग को मार दिया था, तो उससे रिलेटेड एक प्ली गई हुई थी। अब जिस तरीके से मानवाधिकार आयोग होते हैं उसी तरीके से पशुओं के लिए भी आयोग होते हैं बहुत सारे, तो समय समय पर ऐसी प्लीज डलती रहती है। तो और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि अगर इंसान है तो जानवर भी हमारे ही इस एनवायरनमेंट में रहते हैं और एक जो साइकिल होता है, एक जो चेन होता है, वो दोनों की वजह से ही सस्टेन करता है। अगर दोनों में से कोई एक भी क्या होता है, किसी तरीके से लुप्त हो जाता है, तो फिर जो पूरा एनवायरनमेंट है, वो चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमको ह्यूमन के ऊपर भी ध्यान देना है, हमको एनिमल्स के ऊपर भी ध्यान देना है। तो उसी से रिलेटेड ये एक आया हुआ है एडिटोरियल जिसमें बात की गई है कि एनिमल प्रोटेक्शन बिल होना चाहिए, है अभी भी, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो उसके बारे में ये पूरा जो एडिटोरियल है बात करता है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, प्लीज़ इन सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रोब पैनल फॉर वैक्सीन्स रिस्क फैक्टर। तो हमने कल चर्चा की थी कि एस्ट्राजेनेका जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। और मैंने कल एक डिजीज़ के बारे में चर्चा की थी जिसके बारे में मैंने बात की थी, TTS, जो कि थ्रोम्बोसाइट्स सिंड्रोम है, जो कि क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग बना देता है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ, और सबसे ज़्यादा मेजर जो साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ है वो हार्ट अटैक से रिलेटेड है। तो हार्ट अटैक के खतरे के बारे में इस कोविशील्ड से रिलेटेड चीज़ें आई हुई हैं, उसी के बारे में एक प्ली डली है। एक जो सुप्रीम कोर्ट में ही एक लॉयर है, उन्होंने एक प्ली, एक याचिका डाली है और उन्होंने बोला है कि पैनल बिठाई जानी चाहिए कि ये वैक्सीनेशन के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कितने बड़े लेवल पे ये अफेक्ट कर रहा है लोगों को या कर सकता है लोगों को। तो उसके रिलेटेड एक प्ली गई हुई है, उसको हम देखेंगे क्या न्यूज़ है। अगली न्यूज़ क्या है, अप्रैल टेम्परेचर इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया पोस्टेड रिकॉर्ड हाई हीट वेव्स टू प्रिवेल। तो हम, ये कोई नई बात नहीं है, अभी जब से अप्रैल स्टार्ट हुआ है
तब से हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम इसको और ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर बात की गई है कि इस बार जो अप्रैल में हीट वेव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और ये बात की गई थी कि 2023 सबसे गर्म साल था, 2024 उससे भी ज़्यादा गर्म होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जब तक हम सही से मेजर्स नहीं लेंगे, ये जो रिकॉर्ड है अपने आप में ब्रेक होता रहेगा, तो वो एक अलग मैटर है। बार बार रिपीटेशन सेम चीज़ों का होगा, तो हम उसको डिस्कस करके अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक जनरल अवेयरनेस के लिए बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। फिलहाल जो ये पूरा हाईलाइट है इसके बारे में हमने देख लिया क्या न्यूज़ है। अब हम देखते हैं इन डिटेल इन सारी चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ जो हमने डिस्कस की क्या है, ये है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली फॉर एलोकेटिंग स्पेक्ट्रम विदाउट ऑक्शन। तो यहाँ पर एक बात की गई है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बनाने की कोशिश की थी और उन्होंने ये बोला था कि जो ऑक्शन होता है उसके थ्रू नीलामी ना करके कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को क्या कर दिया जाए, ये जो 2G जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। स्पेक्ट्रम का यूज़ कहाँ पर होता है, तो स्पेक्ट्रम का यूज़ एक तरीके से, स्पेक्ट्रम होता क्या पहले ये समझ लीजिए। स्पेक्ट्रम एक तरीके का बैंड होता है, और ये बैंड कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो भी हम आजकल इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है या उसकी स्पीड वगैरह में इन स्पेक्ट्रम्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं स्पेक्ट्रम्स को क्या करती हैं, गवर्नमेंट से ज़्यादा परचेस करने की कोशिश करती हैं, और गवर्नमेंट भी जानती है कि इस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो अभी प्राइवेटाइजेशन के दौर में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि प्राइवेट कंपनियां इस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगी, तो विदाउट एनी ऑक्शन बिडिंग के बिना ही क्या कर दिया जाए, उनको स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिए जाएं। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये समानता के अधिकार और अवसर की समानता के अधिकार का एक तरीके से ब्रीच करता है। किसी भी एक व्यक्ति को या फिर मनपसंद किसी भी व्यक्ति को क्या कर देना, इस तरीके से प्रिविलेज दे देना सही नहीं है। अवसर की समानता आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आर्टिकल 14 में जो समानता वाला पूरा आर्टिकल आता है वहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, कि यहाँ पर बात कर क्या किया जाता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी सेक्टर से आता हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सभी को अवसर मिलना चाहिए उनको, चाहे वो व्यापार का अवसर हो, चाहे वो जीवन जीने के लिए जो भी मूलभूत चीज़ें हैं उनके अवसर की बात हो। तो यहाँ पर व्यापार करने की जब बात आती है तो एक इक्वल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसा नहीं चलेगा कि बिना ऑक्शन के आप क्या कर दें, इस तरीके से किसी को भी स्पेक्ट्रम अलॉट कर दे। आपको सभी को इक्वल प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है, और उसके बाद ही क्या करना है, इन सारे स्पेक्ट्रम्स की आपको बिक्री करनी है या सेल करना है। तो इससे रिलेटेड ये मामला आया हुआ है। इसमें बात की गई है, जो रजिस्ट्रार है उन्होंने बोला है कि जो अकॉर्डिंग टू 15 रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम इस एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर रहे हैं, हम इसको खारिज कर रहे हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है वो उस अवसर की समानता को ब्रीच करता है। इसलिए क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, और अभी ऑक्शन होगा, जो बीडिंग होगी उसके बाद ही नीलामी के थ्रू ही स्पेक्ट्रम क्या किए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या पूरा मुद्दा है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है ये जीएस पेपर 2 में जो आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला टॉपिक है वहाँ से रिलेट करेगा। बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है AUKUS के बारे में और उसमें नए कंट्री को जोड़ने के बारे में। हमने प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी कि USA चाहता है कि अब AUKUS को भी क्या किया जाए, एक्सपांड किया जाए। और ये बना किस लिए है, ये बना है चाइना को क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए। तो चाइना के टैकल करने के लिए, और जो पूरा साउथ चाइना सी है, साथ के साथ इंडियन ओशन वाला जो भी एरिया है, वहाँ पर चाइना को टैकल करने के लिए USA ऐसा चाहता है कि AUKUS को भी एक्सपांड कर दिया जाए और भी कंट्रीज़ को इसमें शामिल कर लिया जाए। फिलहाल AUKUS में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो AU से ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद आपके A से ऑस्ट्रेलिया है, UK है और US है। ये 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिल करके AUKUS बनाया था। अभी फ़िलहाल उसमें नए मेंबर्स को जोड़ने की बात की जा रही है, और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट कौन दिखा रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ऐसा चाहता है कि वो AUKUS में शामिल हो जाए। और जब मैंने AUKUS के बारे में पढ़ाया है तो मैंने बताया है कि AUKUS में 2 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से, दोनों के नाम है पिलर 1 और पिलर 2। तो ये जो साउथ कोरिया है वो शामिल होगा पिलर 2 में। पिलर 2 और पिलर 1 में क्या डिफरेंस है, पिलर 1 जो है वो स्पेशली फॉर ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को जो
जो है डिफेंस से रिलेटेड हथियार देने के लिए, परमाणु हथियार देने के लिए यो AUKUS जब बना था तो पिलर 1 में ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया था। और AUKUS की कंट्रीज़ जो है, बाकी कंट्रीज़ जो है UK और US, उन्होंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया को जो भी संभव उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो परमाणु हथियार हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो, वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि कोई भी नई मेंबर कंट्री जो जुड़ेगी वो पिलर 2 में जुड़ेगी, और पिलर 2 में जुड़ेगी। पिलर 2 में बेसिक चीज़ें होती हैं, जितने भी कंट्रीज़ होती हैं उनको किसी भी तरीके से कोई भी कठिनाई आएगी, चाहे वो सिक्योरिटी के लेकर के हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, तो वहाँ पर ये सारे देश मिलकर के काम करेंगे। लेकिन पिलर 1 में केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए ही अभी फ़िलहाल में चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। AUKUS की फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 2021 में ये बना था, 2021 में इसकी स्थापना हुई थी, और अब इसमें नए मेंबर कंट्रीज़ को भी जोड़ने की बात की जा रही है, और लगता है ऐसा कि साउथ कोरिया बहुत जल्द इसमें जुड़ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आज जो न्यूज़ेस है वो बहुत छोटी छोटी काफ़ी सारी न्यूज़ आई हुई है, जो कि हमारे वनडे एग्ज़ाम को लेकर भी अच्छी है, और एडिटोरियल एक दो जो इंपॉर्टेंट है उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है? ऑस्ट्रेलिया हैज़ लॉस्ट टू डील विथ फॉरेन इंटरफेरेंस। तो ये जो बात की गई है, अभी तक ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। हम अलग अलग सेक्टर्स में, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया के साथ में काफ़ी अच्छे से डील्स करते हैं, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक मुद्दा क्या आ गया है कि ऑस्ट्रेलिया की एक मिनिस्टर हैं पेनी वोंग, तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं कि इंडिया से जासूस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया में जो भी यहाँ के जो दूतावास में जो लोग रहते हैं, चाहे इंडियन एम्बेसी के जितने भी लोग हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनके थ्रू क्या हो रहा है, इस तरीके की जासूसी जो है वो बढ़ रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ब्रीच है, सिक्योरिटी का थ्रेट है। तो जब ये मुद्दा अब हाईलाइट हो गया है तो अब इस पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, रिसर्च होगी, बात होगी, क्योंकि इंडिया भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके संबंध किसी भी तरीके से ख़राब हो। क्यों नहीं चाहेगा? पहली बात तो ये है कि AUKUS में ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया है। अब इंडिया जो है, अगर अलग कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें जुड़ेंगी तो इंडिया भी डेफिनेटली इसमें जुड़ेगा, और USA और UK जैसी कंट्रीज़ भी चाहेंगी कि इंडिया इसमें जुड़े, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा काउंटर कौन है? चाइना का सबसे बड़ा काउंटर इंडिया ही है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी से थ्रेट है चाइना को तो किससे है? इंडिया से है, क्योंकि जितने बड़े लेवल पे, जितनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ चाइना यहाँ पर इस्टेब्लिश करता है वर्ल्ड में, वैसे ही इंडिया भी उतने ही बड़े लेवल पे क्या है, पॉपुलेशन वाइज देखा जाए, साथ के साथ में अगर हम लेबर की बात करें तो हमारा भी महत्व बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हम चाइना से बहुत कम है, हाँ हम टेक्नोलॉजी के मामले में कम है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत पीछे हैं। तो अगर चाइना को कोई सही तरीके से काउंटर कर सकता है तो एक इंडिया है, और US और UK इस चीज़ को समझते हैं। तो AUKUS में जब ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी है, साथ के साथ में जब हम मलाबार एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया है हमारे साथ में, तो हम कहीं से भी नहीं चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे रिलेशन क्या हो, ख़राब हो। इसलिए ये जो मुद्दा आया है सिक्योरिटी से रिलेटेड और ये जासूसी से रिलेटेड, इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा, और इसके बारे में अभी फर्दर आती रहेंगी चीज़ें। साथ के साथ एक चीज़ और है कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड में भी है मेंबर, साथ के साथ में ECTA जो है, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें भी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको काम आएंगे कहाँ पर, जब आप GS पेपर 2 में रिलेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की, तो वहाँ पर जब आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको ये चीज़ें कोट करनी चाहिए कि हम क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया को छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पे वो हमारे साथ भागीदार है, जैसे कि ये इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है वहाँ पर, ट्रेड एसोसिएशन में, साथ के साथ में मलाबार एक्सरसाइज, क्वाड में, और AUKUS में हो सकता है कि हम क्या हो जाए, शामिल हो जाएं। तो ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए एक अच्छा दोस्त है और इसके साथ हमारे रिलेशन ख़राब नहीं होने चाहिए, इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब चलते हैं अगली शॉर्ट न्यूज़ की तरफ। अगली शॉर्ट न्यूज़ क्या है? US नॉवेलिस्ट पॉल ऑस्टर नोन फॉर द न्यूयॉर्क ट्रायलॉजी डाइज एट 77। तो ये जो है US के एक नॉवेलिस्ट हैं, नॉवेल वगैरह लिखते थे, और उनकी अभी 77 की एज में डेथ हो गई है। यहाँ से वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इनको जाना जाता था किस नाम से, द न्यूयॉर्क ट्रायलॉजी के नाम से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द न्यूयॉर्क ट्रायलॉजी के नाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा नाम क्या है, पॉल ऑस्टर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? USA से बिलोंग करते हैं, और ये क्या है, नॉवेलिस्ट हैं, नॉवेल्स वगैरह लिखने का काम करते हैं। अब अगली न्यूज़ क्या है? ये भी वनडे एग्जाम से रिलेटेड है। चाइनाज थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान कंडक्ट्स फर्स्ट
सी ट्रायल। तो अभी जो है चाइना ने सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट्स बनाए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हैं, अभी तक के 3 ही बनाए हैं, और उसमें जो तीसरा कौन सा बना है, फ्यूजियान। तो फ्यूजियान अब क्या हो रहा है, समंदर में उतर रहा है और भैया अपना कौशल का परीक्षण करेगा। अब ये पूछा जा सकता है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन, पहली बात तो ये कि फ्यूजियान किसका है। 2 नामों में कन्फ्यूजन होगा आपको, जापान और चाइना, क्योंकि जापान में भी जनरली नाम जो होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। तो फ्यूजियान याद रखिएगा कहाँ का है एयरक्राफ्ट, तो ये एयरक्राफ्ट जो है वो है चाइना का एयरक्राफ्ट। अभी मैंने बात की कि ये तीसरा एयरक्राफ्ट है, तो पहले 2 कौन कौन से हैं, तो फ्यूजियान जो है वो चाइना का 3rd है, उसके पहले जो है यहाँ पे सैंडोंग है, साथ के साथ में लियोनिंग है। तो ये जो 2 और भी जो एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि चाइना ने बनाए हुए हैं, सी एयरक्राफ्ट्स हैं ये, और अभी तीसरा कौन सा बना है, फ्यूजियान। तो 2-3 जो नाम हैं आपको याद होने चाहिए, वनडे एग्जाम्स में स्पेशली इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जैसे कि मैंने हाईलाइट में बताया कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, फ़िशिंग अटैक्स के बारे में बात कर रहा है। फ़िशिंग अटैक्स का मतलब ये नहीं है कि मछलियों का अटैक, ये जो फ़िशिंग अटैक है वो आपके साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, यानी कि साइबर अटैक से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या बात की गई है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बात की गई है कि इंडिया में इस तरीके के खतरे बढ़ गए हैं। पहली बात तो हम हाईलाइट देख लेते हैं, इंडिया वन ऑफ की ज्योग्राफीज अफेक्टेड बाय फ़िशिंग अटैक्स। तो इसमें बात क्या की गई है कि इंडिया जो है फ़िशिंग अटैक से सबसे ज़्यादा थ्रेट हो रहा है उसको। और ये क्या है फ़िशिंग अटैक की, हमने मैंने जैसे हाईलाइट में ही बताया कि हम लोग क्या करते हैं, जनरली कोई भी हमारे पास ऐसी लिंक आती है, कोई भी ऐसी लिंक आती है जिस पर लिखा होता है कि इस पर आप क्लिक करोगे तो क्या मिलेगा, आपको बम्पर ऑफर मिलेगा, आपको कोई इनाम मिलेगा, आपको आईफोन मिलेगा, कार मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, उस लालच में उस इररिलेवेंट लिंक पे कोई भी बिना उसकी जांच किए कि वो सही है या नहीं, कहाँ से आ रहा है, हम उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे भी हम क्लिक करते हैं उस चीज़ को, उस लिंक को, तो क्या होता है, हमारे मोबाइल से हमारा जो सारा डाटा होता है वो उस सेकंड पार्टी के पास चला जाता है, उस अटैकर पार्टी के पास चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, कई बारी हमारे अकाउंट वगैरह भी खाली हो जाते हैं, क्योंकि जनरली लोग मोबाइल में अपने बहुत सारे अकाउंट से रिलेटेड भी डिटेल्स रखते हैं, और कई बार तो डायरेक्ट ऐसे लिंक ही बनते हैं जिस पर आप क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ये जो फिशिंग अटैक है उसी से रिलेटेड है, और यहाँ पर बात की गई है, और स्पेशली इंडिया के लिए ये आया हुआ है रिपोर्ट, और उसमें बात की गई है कि इंडिया में क्या हो रहा है, इसका खतरा सबसे ज़्यादा हो रहा है। और क्यों हो रहा है, कि हम सबको पता है सबसे ज़्यादा आबादी इंडिया में रहती है, और सबसे ज़्यादा जो फ़ोन यूज़ करने वाली आबादी भी इंडिया में ही रहती है, और उसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंडर एज हैं, और 18 के अंदर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरीके के फ़ोन यूज़ करते हैं, इस तरीके का काम करते हैं। बहुत सारी गेमिंग साइट्स होती हैं जिन पे वो खेलते होते हैं, और गेमिंग साइट्स पे इस तरीके के जो सिक्योरिटी थ्रेट से रिलेटेड लिंक वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। साथ के साथ में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग पॉर्न वगैरह देखने के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, लिंक वगैरह पे इधर उधर क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही इस तरीके की चीज़ें होती हैं उसके बाद में क्या होता है, आपके अकाउंट साफ़ हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो टर्म है, टर्म से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। फिशिंग अटैक के बारे में बात की जा रही है, और ये किससे रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और इसमें बात की गई है कि अभी जो है जो प्रैक्टिसेस हैं वो इम्प्रूव हुई हैं 20%, यानी कि जो ऐसा नहीं है इस दिशा में काम नहीं किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री है उसका IC4 करके एक जो है इनिशिएटिव चलता है, जो स्पेशली साइबर अटैक्स को रोकने के लिए ही काम करता है, और भी बहुत सारे अलग अलग जगह पर इस तरीके के स्टेशंस बिठाए गए हैं। कल मैंने डिस्कस किया था कि यूपी में क्या हो रहा है, जो यूपी के बचे हुए 57 जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर साइबर पुलिस स्टेशन क्या किया जा रहा है, इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और अभी तक फ़िलहाल यूपी में 18 ऑलरेडी क्या हुए हैं, साइबर स्टेशंस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेट भी मेजर ले रहे हैं, और बहुत सारे जो हमारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ है वो भी मेज़र लेती है। साथ के साथ साइबर सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो होम मिनिस्ट्री भी अपने लिए बहुत सारे काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे मुद्दे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ख़तरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पूरी न्यूज़ है इसमें बात की गई है कि एनालाइज़ कैसे किया गया है, लगभग 30,000 जो लोगों के डाटा को क्या किया गया, एनालाइज़ किया गया है, 30,000 इंसिडेंट्स को एनालाइज़ किया गया है, और उस बेस पे ये पूरा डाटा तैयार किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ऑन एन एवरेज इट टुक ऑर्गेनाइजेशन सर्वेड अबाउट 55 डेज टू पैच 50% ऑफ देयर क्रिटिकल वनरेबिलिटीज़ और नॉन मेलिशियस ह्यूमन एलिमेंट्स। तो इसमें बात की गई है कि ये जो सारे मुद्दे हैं वो सारे जो पहली बात तो कि डाटा किसके बेस पर स्टार्ट किया गया है, लिया गया है 30,000 लोगों से क्या किया गया है, डाटा कलेक्ट करके लिया गया है। साथ के साथ इसमें ये भी बताया गया है कि जो
50% केसेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर लोग गैर दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं है कि वो काम क्या कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ देखी थी जहाँ पर बात की गई थी कि इंडिया से बहुत सारे लोग कहाँ पर ले जाए जा रहे हैं, थाईलैंड में, वियतनाम जैसी कंट्रीज़ में ले जाए जा रहे हैं, और वहाँ पर उनको ये फोर्स किया जा रहा है कि वो इंडिया के लोगों को क्या करें, लूटे। हमने देखा था ये न्यूज़ को, हमने पढ़ा भी था, बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज़ ने इसको कवर भी किया था कि फोर्सफुली लोगों से काम कराया जा रहा है साइबर अटैक से रिलेटेड। लोग करना नहीं चाहते, उनको बोला जाता है, ये बोल के ले जाया जाता है कि उनको जा कर के वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया जाएगा या फिर इस तरीके के कोई काम दिए जाएंगे, और उनको ले जा कर के विदेशों में और क्या काम करवाया जाता है, साइबर हैकिंग से रिलेटेड काम करवाया जाता है। और रिपोर्ट भी आई थी कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं इंडियन हैं जो बाहर में हैं, और इस तरीके से फोर्सफुली इंडिया के लोगों को ही लूट रहे हैं। तो ये जो पूरा सिक्योरिटी का थ्रेट है इंडिया के लिहाज में बहुत ज़्यादा है, इंडिया के रिस्पेक्ट में पूरी बात करता है। तो ध्यान में रखिएगा ये जो टर्म है फिशिंग अटैक के बारे में, और मैंने बता दिया फिशिंग अटैक होता क्या है। अब चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भी जीएस पेपर 2 में जो है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करता है, और हमने देखा है कि नाउ अडेज़ इंडिया क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है जब बात आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के किसी मुद्दे में। साथ के साथ में अगर पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इंडिया की जैसे पहले कंडीशन हुआ करती थी कि लोग उतना ज़्यादा अदर कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे इंडिया को। लेकिन अब हमने चूँकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इतना इवॉल्व कर लिया है, इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि हमारी एक प्रेजेंस मैटर करती है हर जगह पे, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो किसी भी कंट्रीज़ के साथ में कोई भी हमारी टॉक हो। अभी क्या न्यूज़ आई है, अभी बात ये की गई है, प्राइवेट रिफाइनर्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया सेट टू बी एट 12 मंथ हाई इन अप्रैल। तो इसमें बात की गई है कि अगर हम पिछले साल के 2023 के अप्रैल मंथ की तुलना करें और 2024 में जो अभी क्रूड ऑयल परचेस किया है हमने उसकी तुलना करें अगर अप्रैल मंथ में, तो हम देखते हैं कि जो हमारा क्रूड ऑयल परचेस है वो रशिया से क्या हो गया है, बढ़ गया है। मतलब पिछले साल हमने जितना क्रूड ऑयल परचेस किया था रशिया से उससे कहीं ज़्यादा हमने अबाउट ऑलमोस्ट 12% हायर हमने इस बार परचेस किया है रशिया से। अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था उस टाइम पे जो यूएसए है और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया था, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। और जब सैंक्शंस लगाए थे तो उन्होंने ये बोला था कि कोई भी अदर कंट्रीज़ रशिया के साथ में व्यापार ना करें। रशिया के पास दो ही चीज़ें हैं उनकी इकोनॉमी को चलाने के लिए, और वो दो चीज़ें क्या है, एक तो है क्रूड ऑयल और दूसरा है नेचुरल गैस। मैंने जब भी रशिया के बारे में बताया है तो मैंने बताया है कि रशिया का जो ये पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर वहाँ पर देखा जाए तो ये 50% एरिया क्या होता है, साल भर बर्फ़ यहाँ पर जमी रहती है। तो 50% एरिया में अगर बर्फ़ जमी रहेगी साल भर वो भी, तो क्या होगा, यहाँ पर कोई भी वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ तो कर नहीं सकता। अब बाकी बचे जो थोड़े बहुत पार्ट्स हैं वहाँ पर क्या है, यहाँ से आपको रशिया का ब्लैक सी से एक्सेस मिल जाता है, साथ के साथ में क्रीमिया वाला एरिया है। तो इस तरीके से समुद्री एरियाज़ में काम करके या लिंक बिठा करके रशिया जिस तरीके से ये सोचता है कि जिस तरीके से उसका दाना पानी चल जाए। अब दो ही चीज़ें वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं जो कि उनकी इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करती हैं। कौन कौन सी? एक तो है क्रूड ऑयल और दूसरा है कौन सा, नेचुरल गैस। और जब यूक्रेन और रसिया का वॉर हुआ था उस टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या कर लिया था, यहाँ से सैंक्शंस लगा दिए थे रशिया के ऊपर। और हमने देखा था जर्मनी और जो रशिया के बीच में एक गैस पाइपलाइन जाती थी उसको भी रशिया ने बंद कर दिया था। और फिर उसकी वजह से क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ ने धीरे धीरे से क्या किया, रशिया को थोड़ा बहुत मनाने की कोशिश की, क्योंकि मालूम है नेचुरल गैस पे ये यूरोपियन कंट्रीज़ डिपेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी ठंड होती है, अगर उनको नेचुरल गैस और इनको ये पेट्रोलियम वगैरह नहीं मिल पाए तो वो आग नहीं जला पाएंगे, गर्माहट पैदा नहीं कर पाएंगे। उनकी बहुत सारी डे टू डे लाइफ की चीज़ें जो है वो इन नेचुरल गैसेस पर डिपेंड करती हैं और वो रुक जाएंगी। तो रशिया का इंपॉर्टेंस अपने आप में अपनी जगह है, इसलिए रशिया भी पीछे नहीं हट रहा है। आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के वॉर से, और जो यूक्रेन है वो तो भैया पता नहीं क्या ही खा के बैठा हुआ है 1 साल से, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि उसके साथ कितना उसके कंट्री के साथ में गलत हो रहा है। खैर, हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पूरा क्या है कि जब अलग अलग कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगाए थे तो इंडिया के ऊपर भी बात की गई थी कि इंडिया को भी परचेस नहीं करना चाहिए। लेकिन
चूँकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर अभी कौन है, एस जयशंकर जी हैं, और पीएम कौन है, मोदी जी हैं, तो हम किसी की सुनते तो हैं नहीं। तो अभी क्या हुआ था कि जब से ये यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा था, तभी से हमने रशिया से क्रूड ऑयल लेना जारी रखा था। और क्यों? क्योंकि जो रशिया है वो क्या कर रहा था, हमें इंडियन रुपी में क्या कर रहा था, दे रहा था ये क्रूड ऑयल, साथ के साथ में लोवेस्ट कॉस्ट पे दे रहा था। मतलब हम जो गल्फ़ कंट्रीज से जिस रेट पर क्रूड ऑयल लेते हैं, उससे कम खर्चे पर, उससे कम कीमत पे हमें क्या मिल रहा था, रशिया से क्रूड ऑयल मिल रहा था। तो हमने परचेज़ किया। और अभी हमने पिछले मंथ हमने ये सब न्यूज़ डिस्कस की थी, तो वहाँ पर यूएसए ने भी एडमिट किया था इस चीज़ को कि इंडिया जो है वो, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते कि हम इंडिया को दबाव में रखें या फिर इंडिया दबाव में काम करे। या उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो किससे क्रूड ऑयल ले सकता है, नहीं ले सकता है। खैर, यूएसए के बोलने का हमने वेट तो किया नहीं था, हम शुरू से ही रशिया से ऑयल परचेस कर रहे थे। और वही अभी डाटा आया है कि हम अगर पिछले 12 महीनों की तुलना करें तो हमने सबसे ज़्यादा ऑयल परचेस किया है। और स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर परचेस किया है, जैसे कि रिलायंस है, तो रिलायंस इंडस्ट्री है, उन्होंने बहुत ज़्यादा परचेस किया है रशिया से। साथ के साथ में जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस हैं और बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशंस, जो इंडियन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है जो भी कंपनियाँ, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा परचेस किया है। तो ये एक न्यूज़ है जिसके बारे में बताया गया है। साथ के साथ में इसमें चीज़ें बताई गई हैं कि सैंक्शंस का ध्यान में न रखते हुए हमने ये सारे मेजर्स लिए हैं। कुछ यहाँ पर नंबर्स में बात की गई है कि कितने बैरल हमने लिए हैं, तो नंबर्स तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जब हमें आंसर राइटिंग करनी होती है उस टाइम पे परसेंटेज थोड़े बहुत हमारे लिए काम के हो जाते हैं कि कितने % का इजाफा हुआ है। क्योंकि जब हम अपने आंसर राइटिंग में इस तरीके की चीज़ें कोट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है बहुत इफेक्टिव लगता है। चेक करने वाले को ये लगता है कि हाँ, बच्चे को इतना एक्यूरेट चीज़ें पता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अराउंड 12.4% का क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। साथ के साथ में जो अभी तक देखा जाए तो इंपोर्ट की वजह से, लास्ट मंथ इंपोर्ट की वजह से 26% हायर इसमें क्या दिखी गई है, राइज देखा गया है, ये जो हमने इंपोर्ट किया है रशिया से उसके मामले में। तो यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पहली बात तो ये कि हम किसी के भी दबाव में नहीं काम करते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी फ्री है बिल्कुल भी, और हम संप्रभुता अपनी मेंटेन करके रखते हैं। साथ के साथ में जब परसेंटेज की बात आती है तो कितने % का हमने इजाफा किया है, इस तरीके की चीज़ें आप आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं पेट्रोलियम से रिलेटेड, और जो क्रूड ऑयल होते हैं उनमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हम एक थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं किस तरीके के टाइप होते हैं। जो यूएसए से जो क्रूड ऑयल लिया जाता है उसको एक अलग नाम दिया जाता है, और बाकी जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ से जो क्रूड ऑयल लिया जाता है उसको एक अलग नाम दिया जाता है। तो यूरल्स जो ब्लेंड होता है वहाँ पर क्या होता है, एक तरीके का भारी खट्टा कच्चा तेल होता है, और ये रूसी कच्चे तेलों का क्या होता है, मिश्रण होता है। साथ के साथ में एक नाम है साइबेरियन लाइट का। साइबेरियाई लाइट क्या है, साइबेरिया कहाँ का क्षेत्र है, रशिया का। तो यहाँ नाम से स्पष्ट है कि रूस से एक और आम निर्यात ग्रेड है ये, इस तरीके का। आम निर्यात ग्रेड कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, थोड़ी सी लोअर है अगर हम यूएसए की तुलना में बात करें तो, ठीक है। इसके बाद में एक आता है ESPO ब्लेंड। इसमें क्या होता है, ये पूर्वी साइबेरिया प्रशांत महासागर ब्लेंड्स के लिए आता है। इसमें और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि शायद PPT में शामिल नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके से नाम है जिसको हम डिस्कस कर लेंगे कभी। फ़िलहाल अब संडे को मुझे पूरा क्लासेस भी लेनी है PYQ बेस्ड, तो वहाँ पर भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो वहाँ पर मैं इसके और भी अच्छे जो भी नाम हैं और जो डिफरेंस है क्रूड ऑयल के बीच में उसको मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। एक बार ये पूछ दिया गया था कि एक बैरल में कितने लीटर्स होते हैं, तो 159 लीटर्स होते हैं एक बैरल में, ये सारी चीज़ें। तो इसको हम संडे को डिस्कस करेंगे जब हम अपना PYQ सेशन लेंगे उस समय। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो एडिटोरियल है वो किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि अभी जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से काम कर रही है। सभी को मालूम है कि मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है। अब मेजॉरिटी की जब गवर्नमेंट होती है तो कई सारे मुद्दे होते हैं। गवर्नमेंट को मालूम है कि यहाँ पर मेरे लोग हैं और मैं जिस चीज़ के ऊपर, मैं जिस बिल पर बात करूँगा, मेरी मर्जी है करूँ या ना करूँ, लोग तो इतने मेजॉरिटी में है कि ये बिल पास हो ही जाएगा। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके GS पेपर 2 में जब पॉलिटी वाला सेक्शन आता है वहाँ पर डेमोक्रेसी से रिलेटेड, लोकतांत्रिक मुद्दों से रिलेटेड, या फिर जो
यहाँ पर चीज़ें मेंशन है संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था से जब टॉपिक आता है या कोई क्वेश्चन बनता है तो अभी के दिनों में ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है। पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो जितने भी बिल्स होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल आते हैं जिनके ऊपर चर्चा परिचर्चा की ज़रूरत है, साथ के साथ में अपोजिशन पार्टी से भी क्या लेनी चाहिए, सहमति लेने की ज़रूरत है। तो इन तरीके के जो बिल्स है उस पर अभी फ़िलहाल की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करती है, और जो बिल आता है वो विदिन 1 और 2 डेज़ क्या होता है, पास हो जाता है, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो। उसी के रिगार्डिंग एक हमारा आज का एडिटोरियल है, इसमें क्या बात की गई है, बजट्स एंड बिल्स पास्ड विथ लिटिल डिलिब्रेशन। तो बजट्स और बिल्स कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर सिर्फ बात केंद्र सरकार की नहीं हो रही है, यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग भी ये एडिटोरियल बात करता है। 3 चार्ट के माध्यम से इसमें बताया गया है कि क्या क्या हमारे यहाँ पर कंडीशन चल रही है। तो बात की गई है कि 2023 जो था, 2023 वहाँ पर लगभग 18.5 लाख करोड़ का बजट क्या किया गया था, प्रेजेंट किया गया था, और उसमें से 40% बजट ऐसे थे जिस पर विदाउट एनी डिस्कशन उसको क्या कर दिया गया था, पास कर दिया गया था। तो समझ लीजिए कि 18.5 लाख करोड़ का बजट आया और उसमें बिना किसी भी चर्चा परिचर्चा के 40% उसका हिस्सा पास कर दिया गया। इस तरीके से और भी बहुत सारे, जो ये तो हुआ सेंट्रल लेवल पे, जो स्टेट लेवल है वहाँ पर भी इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग टाइम पे चीज़ें देखी गई। लगभग 20 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 84 ऑर्डिनरी जो बिल्स थे वो क्या हुए 2023 में बिना किसी डिस्कशन के पास कर दिए गए। यहाँ पर आगे नाम भी मेंशन है कि कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने बिना चर्चा किए हुए इस चीज़ को पास कर दिया। तो इसमें बात की गई है कि जो लेजिस्लेटिव रिसर्च एक बेस्ड पीआरएस का जो लेजिस्लेटिव रिसर्च हुआ, पीआरएस ने जब इसकी रिसर्च की तो उसमें बताया गया कि 2023 में ये इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई और ये स्टेट लेजिस्लेशन में भी ज़्यादा हुई। ऐसा नहीं है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इस तरीके की चीज़ें की, स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे उन्होंने क्या किया, इस तरीके के काम किए। वहाँ पर बात की गई कि जब एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो कोई भी बजट को अनाउंस करता है तो वो जो बजट होता है पहले वो बजट तो रखी जाती है, वहाँ पर क्या क्या उसके मेजर्स हैं, उसके बाद एक कमेटी होती है जो उन पर पूरा क्या करती है, चर्चा करती है, उसको पूरा एनालाइज करती है। साथ के साथ में किस मिनिस्ट्री को कितना बजट अलोकेट हुआ है और कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, उन सभी की जांच करना उस कमेटी का काम होता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि हाँ जो बजट है बिल्कुल एक्यूरेट है, जिस मिनिस्ट्री को जिन कामों के लिए चीज़ें दी गई है वो बिल्कुल सही है, उसके बाद वो बजट पास होता है और उसके बाद उसको लोकसभा में राज्यसभा में पास किया जाता है। लेकिन अभी देखा क्या जा रहा है कि जैसे ही बजट आता है उसमें 1-2 दिन के बाद ना तो कमेटी में बहुत अच्छे से उस पर डिटेल में चर्चा होती है, ना एनालिटिकल उसके अप्रोच के साथ में उसकी चर्चा होती है, और वो बिल्कुल पास कर दिया जाता है मनमाने ढंग से। तो इसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि जो चार्ट 2 है वो क्या बताता है, शोज़ द नंबर ऑफ सिटिंग्स द रिपोर्ट टेबल्ड बाय द पीएसी। तो यहाँ पर पहली बात तो ये बता दी गई कि क्या कंसर्न है। कंसर्न ये है कि बात ही नहीं हो रही है। दूसरी बात ये हो रही है सिटिंग्स की, कि कितनी बैठकें होनी चाहिए। जनरली ऐसा होता है कि 5 to 6 डेज़ का जो क्या होना चाहिए, बजट पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स अभी ऐसे हैं जो विदिन 1 और 2 डेज़, या फिर क्या होता है बहुत ही रेयर 1-2 स्टेट ऐसे हैं जैसे कि केरला वगैरह, बहुत ही रेयर ऐसे स्टेट्स हैं जो क्या कर रहे हैं 5 दिन की या 6 दिन की सिटिंग ले रहे हैं बजट के ऊपर। अदरवाइज़ पूरा जो मुद्दा हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1-2 दिन में ही सारा खेल खत्म हो जा रहा है। तो इससे रिलेटेड इसमें बात की गई है। ये जो पूरा टॉपिक है संसदीय व्यवस्था की जब बात आती है तो यही बात आती है कि पारदर्शिता कब आएगी, जब लोगों को मालूम हो कि क्या न्यूज़ आई है, जब लोगों को मालूम हो कि क्या बजट में चीज़ें मेंशन है। साथ के साथ में अपोजिशन का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपोज करना, मतलब कि अगर उस बिल में उस बजट में कोई भी खामियां हैं तो उसको बताना केंद्र सरकार को या सेंट्रल लेवल की पार्टी को कि ये कमियां हैं। लेकिन चूंकि उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है, उस पर कोई डिबेट ही नहीं हो रही है, इस वजह से ये सारे मुद्दे क्या हो रहे हैं, रुक जा रहे हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से काम इस पर नहीं हो पा रहा है। तो समझ में आ गया होगा आपको क्या मुद्दा है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट्स की बात की गई है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। तो जब हमने बात की कि जब 2023 का ये जो गणना है तो 2023 में ही गणना नहीं की गई है, पिछले 1-2 सालों से जब उसको पूरा एनालाइज किया जाता है तब जाके कोई रिपोर्ट निकल के आती है। तो बात की गई है कि अगर 2022 में देखा जाए तो गुजरात, बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो 2022 में क्या हुआ है कि 56% क्या हो गया है, बजट के ऊपर चर्चा
नहीं हुई, और उसके बाद 2021 में ये क्या था, 44% था। यानी कि ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही है। मतलब 2021 में अगर 44% बजट के ऊपर चर्चा नहीं हुई थी, तो 2022 में ये रेशियो बढ़ करके कितना हो गया, 56% का। यानी कि डे बाय डे डेमोक्रेसी के लिए ब्रीच हो रहा है, डे बाय डे इस तरीके की चीज़ें जो है वो आ रही हैं सामने। स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो गुजरात, झारखंड, मिज़ोरम, पुदुचेरी और पंजाब, ये इस तरीके से जो स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल विद इन 1 और 2 डेज़ क्या कर लेते हैं, वो इस तरीके की बिल को पास कर देते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही बिल आता है वो नेक्स्ट डे में पास हो जाता है, ठीक है। साथ के साथ में जो हमारे टोटल 28 स्टेट्स हैं उसमें से लगभग 13 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर कंडीशन इसी तरीके की चल रही है। 1-2 स्टेट्स को छोड़ दिया जाए, जैसे कि केरला, साथ के साथ में मेघालय। अगर केरला और मेघालय को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी जो स्टेट्स हैं उनका यही ओवरऑल हाल है। केरला और मेघालय ऐसे हैं जो कि बजट जब आता है तो उसके ऊपर एटलीस्ट वो 4 to 5 डेज़ क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपको आंसर राइटिंग में कोट करने के लिए काम आएंगे, ठीक है। ये अलग अलग डायमेंशंस में सारी हमने बातचीत की। अब चलते हैं हम अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपने आज के एडिटोरियल की तरफ। ये कहाँ पर बात करता है, ये आपके जो एनालाइजिंग लेबर ऑन अ वार्मिंग प्लेनेट। तो ये आपके जो जीएस पेपर 3 में जब बात आती है ग्लोबल वार्मिंग की, यानी कि एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पर ये टॉपिक रिलेट करता है। और बात क्या की जा रही है, ILO जो है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ILO की एक रिपोर्ट आई है। वहाँ पर बात की गई है कि अभी जो हीट वेव और ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उसके बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारी सोसाइटी का तबका है, कह लीजिए मज़दूर, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और यही वो ऐसा सेक्शन है, लेबर सेक्शन ही ऐसा सेक्शन है जो कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो गर्मी होती है, धूप होती है, उसमें सबसे ज़्यादा यही एक सेक्शन है जो काम करता है। क्योंकि मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी घर पर रहकर तो होती नहीं है भैया, धूप में जाना पड़ता है, लोगों को काम करना पड़ता है, चाहे पारा 50 डिग्री हो चाहे 45 डिग्री हो, काम करने जाना उनकी मजबूरी है, अदरवाइज़ उनका दाना पानी कैसे चलेगा। तो ये जो एडिटोरियल है वो बात करता है लेबर्स के बारे में। क्या बात की गई है, ILO की जो रिपोर्ट आई है उसमें बोला गया है कि एटलीस्ट स्पेशली इंडिया में 23 मिलियन वर्कर जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इस तरीके से इंजरी से रिलेट कर रहे हैं। 23 मिलियन वर्कर जो हैं वो काम करते हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, इस तरीके की कंसर्न निकल के आ रहे हैं कि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि वो कितना इम्पैक्ट हो रहे हैं हीट वेव की वजह से, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या बोली गई है, व्हाट आर द एमर्जिंग हैजार्ड्स। तो एमर्जिंग हैजार्ड्स क्या है अभी फ़िलहाल देखा जाए तो ILO ने बताया है कि नाउअडेज क्या क्या मुद्दे निकल के आ रहे हैं जो लेबर्स हैं उनके साथ में। पहली बात तो ये बोली गई है कि जितने भी गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स क्या होते हैं, उनकी एक तो पहली बात जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। वो एज अ प्लेटफॉर्म वर्कर काम करते होते हैं, उनको कोई स्किल आती है, उसके बेस पे उनको रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट भी कई बार उनके साथ साइन नहीं किया जाता है, जब मर्जी उनको रखा जाए, जब मर्जी उनको निकाल दिया जाए। तो एक उनके साथ में खतरा किसका है, सिक्योरिटी, उनकी जॉब को लेकर के, जॉब सिक्योरिटी का खतरा है। साथ के साथ में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है कि एम्प्लॉय का ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है कई बारी, और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या फिर एक जगह से दूसरे जगह। तो यहाँ पर भी क्या होता है, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इसके बीच में क्या होता है कि वो एक तो बात है कि हीट वेव की वजह से, गर्मी की वजह से एक तो सफ़र कर रहे होते हैं, साथ की इस तरीके की चीज़ें होती है, तो उनका जो सोशल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। साथ के साथ में इसमें बात की गई है कि जो हमारी कंट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए जितने भी वर्कर्स हैं उनके साथ में ऐसा है मनरेगा वगैरह जैसा काम चलता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो दिन भर उनको क्या करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करना है, सड़क बनाना है, ऐसा सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर काम तो उनसे करवाया जा रहा है, लेकिन गर्मियों के दिनों में उनके लिए पानी की व्यवस्था या कूलिंग की व्यवस्था, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब ये सारे काम जो होते हैं, मजदूरी वाले जो काम होते हैं, वो ओपन एरिया में होता है। ओपन एरिया में जनरली कहने का मतलब है कि खुले मैदान हो सकते हैं, सड़क के आसपास इधर उधर नालियाँ बन रही होती है, वहाँ पर इनके लिए कूलिंग मेजर्स लेना या फिर उनको ठंडक मिले, उनको अच्छे तरीके से गर्मी का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, ये जो करना अपने आप में बहुत चैलेंज का काम होता है। तो इसी के लिए बात की गई है कि क्या होना चाहिए, जितने भी यहाँ पर हमारे यहाँ कानून हैं, जैसे कि अभी फैक्ट्री लॉ वगैरह है, बहुत सारे हमारे इंडिया में कानून हैं
उसको क्या करना चाहिए, इस दिशा में भी सोचना चाहिए। और साथ के साथ में इसमें एक ये भी चीज़ शामिल करनी चाहिए कि गर्मी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मज़दूरों को किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जो एडिटोरियल है उसके थ्रू आपको एक अलग डायमेंशन मिलेगा सोचने का, ठीक है। हमारे यहाँ पे एटलीस्ट देखिए बहुत सारे कानून काम करते हैं, जैसे कि 13 सेंट्रल लॉज हैं अभी फ़िलहाल में। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 का है, द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है 1923 का, उसके बाद बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट है 1996 का, और प्लांटेशंस लेबर एक्ट है 1951 का। और 2-4 साल पहले जब कोविड वगैरह का समय आया था तब हमने बहुत सारे लगभग 49 जो थे हमने क्या किए थे, जो फैक्ट्री लॉज होते हैं, इस तरीके के कानून होते हैं जो लेबर से रिलेटेड है, मर्ज करके यूपी ने स्पेशली 4 लॉज में चेंज कर दिया था, है ना। तो ये जो सारे अलग अलग तरीके के जो भी बिल्स हैं या फिर जो एक्ट हैं वो बात करते हैं लेबर से रिलेटेड, लेबर की सिक्योरिटी, उसकी जॉब की सिक्योरिटी, उसको पेंशन वगैरह देना, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, किस चीज़ की, कि जैसे जैसे समय बदलता है बहुत सारी रिक्वायरमेंट बदलती है और अलग अलग तरीके की समस्याएं निकल के सामने आती हैं। और अगर इस तरीके की समस्याएं हैं और हम अभी तक पुराने एक्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो फिर ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि अभी इन दिनों में गर्मियों की समस्या, हीट वेव की समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। आईएमडी ने बोला भी हुआ है कि पिछले साल की तुलना में ये साल डेफिनेटली गर्म रहेगा और पिछले साल की तुलना में हीट वेव के डेज़ जो होंगे वो जस्ट डबल होंगे। मतलब पहले जो 4 to 5 डेज़ अगर सीवियर हीट वेव होता था तो इस बार 8 to 9 डेज़ होगा। और 8 to 9 डेज़ होगा मतलब कि क्या, लू लगने की समस्या लोगों को बहुत ज़्यादा होगी, साथ के साथ में जान जाने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। हमने डिस्कस भी किया था कि इस बार इलेक्शन में वोटिंग कम क्यों हो रही है, अराउंड 60% के, क्योंकि हीट वेव की वजह से, गर्मी की वजह से लोग बाहर निकलना नहीं चाहते। तो बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस में इम्पैक्ट पड़ता है। गर्मी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि गर्मी है, वो बहुत सारे लेवल पे काम करती है। और यहाँ पर जो लेबर है वो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। तो अगर वो किसी भी तरीके से इफेक्ट होता है, अब मान लो अगर आप सोच लो कि लोग वोट देने नहीं गए, मान लो अगर गर्मी की वजह से लेबर जो है वो काम करने ही ना जाए, मतलब ऐसा हो सकता है कि 30 to 40% लोग घर पे बैठे रह जाएं, कुछ दिन काम करें कुछ दिन ना करें, तो उससे इंडियन इकोनॉमी को कितना खतरा होगा, इस डायमेंशन में भी तो सोचना पड़ेगा। तो इसी बारे में बात की गई है इस एडिटोरियल में कि किस तरीके से अभी जो एक्ट बने हुए हैं लेबर से रिलेटेड उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है और अलग अलग डायमेंशन में सोच करके नए पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। अब इसमें बहुत सारे डाटा दिए गए हैं, साथ के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर जोड़ा गया है, वो क्या है, WBGT। इसको कहते हैं वेट बल्ब ग्लोबल टेम्परेचर। तो इससे आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो वेट बल्ब ग्लोबल टेम्परेचर ये क्या होता है, जब इस तरीके की हीट वेव से रिलेटेड कंडीशन आती है तो एक टेम्परेचर को मेज़र करने का ये टूल होता है। टेम्परेचर को मेज़र करने का टूल कहने का क्या मतलब है कि एक वेट टॉवेल लिया जाता है, मखमल का एक गीला जो है वो टॉवेल लिया जाता है, उसके अंदर में एक तो लगता है क्या, मरकरी जो पारा होता है वो, साथ के साथ में वहाँ पर एक बल्ब जलाई जाती है, नाम से ही इसका पता चल रहा है। और इसको ढक दिया जाता है किससे, एक टॉवेल से, वेट टॉवेल यानी कि गीले टॉवेल से। और उसके बाद जैसे जैसे वो टॉवेल, इस बल्ब की वजह से क्या होता है, यहाँ पर हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होगी तो पारा जो है वो ऊपर बढ़ेगा, उसके बाद वहाँ पर टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। और ये टूल यूज़ क्यों किया जाता है, ये टूल स्पेशली जो लेबर को क्या इफेक्ट पड़ेगा गर्मियों की वजह से, उसके लिए इस टूल का यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि वेट बल्ब ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो किस से रिलेटेड है। तो ये एक तरीके का टर्म है जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। कैसे, जैसे ही अंडर द टॉवेल, जो वेट टॉवेल है उसके अंदर जो बल्ब होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो उसमें से वाष्प निकलने लगती है और उसकी वजह से क्या होता है, पारा चढ़ने लगता है और फिर उसके आधार पर बताया जाता है कि इस साल जो है इतनी गर्मी रहने वाली है और उसका इतना इम्पैक्ट जो मजदूरों के ऊपर, लेबर्स के ऊपर पड़ने वाला है। तो अभी जो नई रिसेंट इस साल की रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है, एक तरीके से खतरा बताया गया है और बताया गया है कि इस साल क्या होने वाला है, टेम्परेचर लगभग 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने वाला है इस वेट बल्ब ग्लोबल का। मतलब कि ये जो हमने बात की WBGT की, इसका टेम्परेचर 29.4%
4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने वाला है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो ये 26-27% या 24% हुआ करता था, अब उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि गर्मी बढ़ रही है। और इसका सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, लेबर्स के ऊपर पड़ेगा और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरा होगा। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर जो टेम्परेचर है वो 30 के ऊपर चला जाता है, मतलब बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। अगर इस WBGT का टेम्परेचर 30 के ऊपर जा रहा है, मतलब बहुत सीवियर कंडीशन होने वाली है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड या फिर गर्मियों से रिलेटेड। तो ये जो पूरा आर्टिकल है, एडिटोरियल है, वो इसी बारे में बात करता है कि हमें लेबर्स को भी ध्यान में रख करके काम करना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, तो हम इंसानों के बारे में तो सोचते हैं, क्योंकि वो बोल सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि भाई मुझे कुत्ते ने काट लिया, मेरी ये समस्या हो गई। पर जानवरों के साथ जो होता है, जानवरों पे जो बीतती है, जानवर एक्सप्रेस तो कर नहीं सकते। तो जनरली क्या होता है कि जो एनिमल सेक्शन है वो नेग्लेक्ट हो जाता है, और जब जो जीवित सेक्शन हमारा जो है बोल पाता है, जैसे कि हम हो गए, इंसान हो गए, उनके बारे में ज़्यादा बात की जाती है, क्योंकि हमारे पास ये राइट है, भगवान ने हमें इस तरीके से बनाया है कि भाई हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन जानवर तो लड़ नहीं सकते। तो ये जो एडिटोरियल है वो कहाँ पर बात कर रहा है कि हमने बहुत बात कर ली ह्यूमन प्रोटेक्शन की, हमने बहुत बात कर ली कि जब हाथियों के साथ में, जैसे हमने बताया था कि जो केरला में कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, हाथी जो हैं वो पहुंच जा रहे हैं वो रिहायशी एरियाज़ में, और फिर वहाँ पर बहुत सारे जो क्या कर रहे हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों को। लेकिन क्या हमने ये कभी सोचा है कि वो हाथी वहाँ पहुँच क्यों रहे हैं? वो पहुँच इसलिए रहे हैं क्योंकि जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ज़माने में या मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में हमने क्या कर दिया है, उनके जो रिहायशी एरिया है, जो जिस जगह पे वो जानवर रहते थे, हमने उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया है। हमने उनके फूड सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है, हमने उसके लिविंग जो सिस्टम है उनको डिस्टर्ब कर दिया है। इस वजह से ये ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। तो जहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर एनिमल जो ह्यूमन प्रोटेक्शन की, तो हमें एक बात ये भी करनी चाहिए, किसकी, एनिमल प्रोटेक्शन की। तो ये पूरा एडिटोरियल है, बात करता है कि हमें एक ऐसा बिल होना चाहिए हमारे पास जो कि एनिमल प्रोटेक्शन की बात करे। पूरा मुद्दा क्यों कंसर्न में आया कि अप्रैल 12 को एक जो है बेंच बैठी हुई थी कोर्ट की, और वहाँ पर एक मुद्दा चल रहा था जहाँ पर एक जो इंसान है, किसी मुंबई में कोई व्यक्ति है, उसने एक डॉग को मार दिया था, उससे रिलेटेड एक प्ली थी। तो उस पर बात करते हुए सारा मुद्दा थोड़ा सा हाईलाइट हुआ। उसके बाद बात आई कि अभी फ़िलहाल क्या है, अभी जो है इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एनिमल एक्ट है, कौन सा, 1960 का। यहाँ पर बात की जाती है जानवरों के साथ में कोई भी क्रूएलिटी होती है, या कोई भी क्या कहते हैं, हिंसा होती है, तो उससे रिलेटेड ये बात करता है। PCA इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो जो PCA एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट 1960 का, वो अभी फ़िलहाल इंडिया में लागू है। लेकिन इसका कंसर्न मेजर क्या है, बात क्यों की जा रही है इस तरीके के बिल को बनाने की या उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की? बात इसलिए की जा रही है कि अभी फ़िलहाल ये जो PCA है, इसमें जो चीज़ें मेंशन की गई है, जो सज़ा है या फिर जो फ़ाइन वगैरह है, वो बहुत मिनिमम है। मिनिमम कहने का मतलब है कि इतना है कि इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पे कर देगा और वो इन सारी चीज़ों से निकल जाएगा। मतलब 2-4 जानवरों को मार दो, उसके बाद में जाओ यहाँ पर फ़ाइन पे कर दो और बस हो गए, आपको छुट्टी मिल गई। दूसरी बात ये है कि इसमें जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी जानवर को किसी व्यक्ति ने मारा तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। ऐसा इसमें अभी तक चीज़ें हैं कि आपने अगर किसी जानवर को मारा, आपके ऊपर एलिगेशन लगे, तो आपको जमानत मिल जाएगी उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो बात की गई है कि अभी जो ये फ़िलहाल एक्ट है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। जब तक इसको स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो पूरा मुद्दा है और एनिमल के साथ क्रूएलिटी है वो नहीं रुकेगी। तो इसके रिगार्डिंग ये पूरी बात है, घुमा फिरा के वही सारी बातें की गई है। जो ये PCA एक्ट है, इसमें क्या किया गया था, 1890 में ये जब बना था सबसे पहले, उसके बाद समय समय पर उसमें क्या हुए, संशोधन हुए। लेकिन अभी भी क्या है, कुछ इसमें कमियां हैं जिसको सुधार करने की ज़रूरत है। और इंडिया के रिस्पेक्ट में बात की गई है कि इंडिया क्या कर सकता है, इस तरीके की एनिमल लॉस को क्या कर सकता है, अभी फ़िलहाल है उसको और भी बना सकता है। अभी ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है इनके इन्हेंसमेंट से रिलेटेड, और यहाँ पर इस तरीके के एक्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है।
इसके बारे में पूरा एडिटोरियल बात करता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले शॉर्ट न्यूज़ की तरफ। यहाँ क्या है, प्ली इन सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रो पैनल फॉर वैक्सीन्स रिस्क फैक्टर। तो हमने कल डिस्कस किया था कि जो एस्ट्राजेनेका है उन्होंने ये क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी जो वैक्सीन थी उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। लेकिन कल हमने ये भी बोला था कि इंडियन लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर कि हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि क्या मुद्दा है, कोई तो मुद्दा नहीं है। हमें तो पहले ही पता था, जब हम इस चीज़ों को लगा रहे थे, कोविशील्ड वैक्सीन जब हम लगा रहे थे तभी हमको मालूम था कि इस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट है। साथ के साथ ये भी बोला गया था कि जो साइड इफ़ेक्ट्स है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है। और साथ के साथ ये भी बात की गई थी कि अगर किसी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो वो फर्स्ट 21 to 45 डेज़ में विजिबल हो जाएंगे, और लॉन्ग टर्म में ऐसा हो सकता है कि किसी को हार्ट अटैक जैसे खतरे हों। ठीक है, वो भी कब होगा, जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत वीक है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता जिसकी कम है, उसके लिए ये ज़्यादा थ्रेटन है। बाकी ऐसा नहीं है कि जिन्होंने वैक्सीन ली है वो सारे के सारे मरेंगे, और सारे मरेंगे कि तो कैसे, हार्ट अटैक से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके लिए खतरा नो डाउट थोड़ा सा ज़्यादा है। अब ये जो पूरा मुद्दा है, जब से ये एस्ट्राजेनेका ने अपने आप क्या किया है, एक्सेप्ट किया है सारी चीज़ों को, तो ये मुद्दा बहुत हाईलाइट हो गया है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ही एक वकील हैं, उन्होंने क्या किया है, एक पिटीशन डाली है और उन्होंने बोला है कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ है, अगर कोविशील्ड की वजह से या वैक्सीन की वजह से कोई रिस्क फैक्टर काम कर रहा है तो उसकी जाँच होनी चाहिए, उसके लिए एक पैनल बननी चाहिए, और वो फिर अच्छे तरीके से बताए कि वाकई में क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कितने मेजर लेवल पे ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। कि पहले अगर पता चल जाए कि हमारे साथ ये इन फ्यूचर होने वाला है, या हमने ये चीज़ें ली हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट हमको होने वाले हैं, तो हम पहले से उस चीज़ को क्योर करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। तो उससे रिलेटेड ये छोटी सी न्यूज़ है। अभी जब इसके ऊपर पैनल बैठ जाएगी, पूरा मुद्दा आएगा, तो हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, ये है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन इज़ नाउ वाइस चीफ ऑफ नेवी। तो कल हमने डिस्कस किया था कि नेवी के नए चीफ बने हैं, नाम उनको आपका कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि कल मैंने इसको डिस्कस किया था। आर हरि कुमार जी की जगह पे जो नए 26 नंबर के नेवी के चीफ बने हैं उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, वाइस चीफ बने हैं नेवी के ही, उनका नाम क्या है, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो याद रखिएगा, इस तरीके के एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चन बनते हैं। कृष्णा स्वामीनाथन अभी क्या बने हुए हैं, ये बने हुए हैं जो वाइस चीफ बने हैं, कहाँ के, नेवी के। तो ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट न्यूज़ है वनडे एग्ज़ाम के लिहाज से। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया, अभी हमने इसके लिए एडिटोरियल भी डिस्कस किया। बात क्या की जा रही है, अप्रैल टेम्परेचर इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया पोस्टेड रिकॉर्ड हाई, हीट वेव टू प्रिवेल। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो ईस्ट इंडिया है और जो साउथ इंडिया है, यानी कि दक्षिण भारत और जो पूर्वी भारत है, वहाँ पर इस बार अप्रैल में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का राइज देखा गया है, और हीट वेव की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिले हैं। और हमने पहले भी बात की हुई है कि IMD ने इस बार वैसे भी बोला है कि ये जो पूरा मुद्दा है साल भर चलता रहेगा, और ये जो साल है बहुत गर्म रहेगा। साथ के साथ में ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं, तो मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है एल नीनो और ला नीना के बारे में। ये सारे जो बारिश आने और ना आने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ें होती है, एल नीनो जब आता है या एल नीनो जब इफ़ेक्टिव होता है तो हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। और मैंने बताया है डिफरेंस कैसे याद रखना है। अगर एल नीनो है, एल नीनो तो ठीक है, ला नीना में ही ला लिखा हुआ है, यानी कि ला नीना जब एक्टिव होता है तो हमारे यहाँ पे बारिश आती है ना। तो ला नीना नाम से ही स्पष्ट है कि क्या होता है, ला नीना यानी कि लाना, किसको लाना, बारिश को लाना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ला नीना जब एक्टिव होता है तो हमारे यहाँ मानसून बहुत अच्छी रहती है, अच्छी खासी बारिश होती है। लेकिन एल नीनो जब एक्टिव होता है तो हमारे यहाँ बारिश कम हो जाती है। बारिश कम होगी यानी कि गर्मियों के दिन सबसे ज़्यादा होंगे, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरा लोगों के ऊपर बढ़ेगा। टेम्परेचर राइज अभी जो है फ़िलहाल 34 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर फ़िलहाल अभी इन एरियाज़ में देखने को मिल रहा है, जो कि धीरे धीरे अभी और बढ़ेगा, जो कि 37% भी जा सकता है। साथ के साथ में हमारे यहाँ तो कई ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 45 to 50 के बीच में भी टेम्परेचर चला जाता है। और ये जो है हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था, ये फिर से रिपीट हो गई PPT। जो SC है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने स्पेक्ट्रम को विदाउट ऑक्शन के बेचने से क्या कर दिया है। तो ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको इन डिटेल एग्जाम ओरिएंटेड हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।